Good morning, students. Last time we have discussed about the forces. किसके बारे में डिस्कस किया था? Forces के बारे में, ठीक है? And what the effect of the forces? इसके effect, forces के effect और forces के बारे में उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था. Now today we will discuss about the types of the forces. हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं और कैसे कैसे हम उसको इंटरेक्ट करते हैं. सबसे पहले टाइप आती है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स. अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स होती क्या है, ठीक है. सपोज दैट दिस वन इज द रोलर, ठीक है. अगर हम जब इसके ऊपर कोई फोर्स खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इस रोलर को पकड़ के खुद आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दिस वन इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है. क्या किया हमने? इसको फिजिकली कॉन्टैक्ट किया हुआ है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? जिसमें हम फिजिकली कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है. फिजिकली कॉन्टैक्ट जब हमने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तब ये फोर्स जो होगा इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या बोला जाता है इसको? कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाएगा, ठीक है. अब देखो इस कॉन्टैक्ट फोर्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है. अब फ्रिक्शनल फोर्स की होती है, देखो फ्रिक्शन क्या होता है? जब हमारे पास मान लो जैसे ये रोलर को मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये रोलर बड़े ज़्यादा स्मूथ थोड़ी ना चलेगा, ठीक है. इस रोलर को फोर्स अप्लाई करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये सरफेस होता है, ये जो नीचे वाला सरफेस है ये कभी भी स्मूथ नहीं होता है. दिस सरफेस इज लिटिल बिट कर्व्ड. ये क्या होता है? इस तरह से रफ होता है एकदम से, ठीक है. तो अगर मैं इस रोलर को इसके ऊपर से चला रहा हूं तो इसको फोर्स तो मैं आगे की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, बट इस कर्व सरफेस के होने की वजह से इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट हो रही है विच इज अपोजिंग इट्स मोशन. वो क्या करेगी? उसको पीछे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी और इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? विच अपोज द मोशन. क्या करेगा? अपोज द मोशन. किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करती है, ठीक है. अगर मैं इसको बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी? उसको रोकेगी. किसकी वजह से रोकेगी? इस रफ सरफेस की वजह से रोकेगी. अगर मान लो सरफेस आपका स्मूथ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आराम से आगे जाएगा, ठीक है. लेकिन जब सरफेस आपका रफ होगा तो इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए आपको और एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम ओवरकम कर सके, ठीक है. तो ये जो क्या करेगा, कोई भी बॉडी के मोशन को जो चीज अपोज करती है और सरफेस में ज्यादातर ही कॉन्टेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. ये सिंपली याद में इसको जब भी कोई बॉडी किसी के मोशन को अपोज करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है. उसी तरह से आते हैं हमारे पास नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स इसी की टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. अब देखो यहाँ पे जो बॉडी जो है हमारे पास दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका वेट जो है, वेट किस तरफ लाइज करेगा? विल ऑलवेज बी वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है. वेट जो किसी भी बॉडी का, चाहे हमारा है या इस बोर्ड का है, ठीक है, इस बॉल का है, सभी का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, ठीक है. और ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं हम हमेशा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है. किस तरफ पॉइंट करेंगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. अब देखो जितना वेट, मान लो वेट जो है 100 किलोग्राम का है, ठीक है, और ये 100 kg जो है एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है. मान लो ये 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. कितना? 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है. कितनी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब देखो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या पढ़ा? एक्शन और रिएक्शन जो होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है. तो देखो फोर्स जो है वो क्या है? ये जो वेट जो है वो क्या है? एक तरह की फोर्स है. तो हमने इसने क्या किया? इसके ऊपर एक्शन किया. इसके ऊपर? अर्थ सरफेस के ऊपर. तो अर्थ सरफेस ने भी क्या किया? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस की इसके ऊपर विच इज इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है. ये जो रिएक्शन जिसको हम अर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स. क्या बोला जाता है इसको? नॉर्मल फोर्स बोला जाएगा, ठीक है. नॉर्मल फोर्स क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है. रिएक्शन फोर्स जो होती है, रिएक्शन ऑन द बॉडी, ये बॉडी के ऊपर रिएक्शन होती है. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में आपको रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगी. जैसे मान लो इस केस को ही ले लेते हैं, अगर आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपके ऊपर भी अप्लाई हो रही होगी, ठीक है. तो ये रिएक्शन आपके ऊपर भी आ रही है, ठीक है.
रिएक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो हम इस नॉर्मल रिएक्शन को लेते हैं बॉडी की कॉन्टैक्ट में, तो दैट इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस से आपने हमेशा इसको परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स भी बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। तो दिस वन इज द नॉर्मल फोर्स। उसी तरह से दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यहाँ हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसे फोर्सेस जो बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही, ठीक है, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नेल रखी हुई है इसके फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो क्या होगा, नेल इमीडिएटली अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब देखो इस मैग्नेट ने कोई इसके ऊपर कॉन्टैक्ट थोड़ा ना किया, ठीक है, नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, या तो फिर इसमें विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हुई, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के इसने क्या किया, इस नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इसने कोई कॉन्टैक्ट थोड़ा ना किया इस नेल के साथ, इसकी नेल के साथ ये टच किया तब जाकर के ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ऐसा नहीं है। इसको मैंने पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखा था और नेल पर्टिकुलर थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई थी, तो क्या हुआ, नेल ऑटोमेटिकली इसके साथ अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, ठीक है, ये स्टोन है, तो थोड़ी ऊपर जाने के बाद ये स्टोन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा, ऐसा क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। किसकी वजह से होता है ये, ग्रेविटी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ये ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है, तो उस ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये स्टोन जो है नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब देखो स्टोन के ऊपर मैंने कोई फोर्स थोड़ा ना लगाई नीचे आने के लिए, कि मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना किया मैंने। ये तो अपने आप ऊपर मैंने ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन नीचे जो है वो अपने आप आ रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी कर रही है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ग्रेविटी को इसके साथ कॉन्टैक्ट थोड़ा ना किया, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट की वजह से ही इसने किया, स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो दिस काइंड ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें हम विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटी होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है कुछ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग देखो, हमारे पास एक नॉर्मल स्प्रिंग पड़ा हुआ, मान लो ये मेरे पास बॉल है, उसके साथ मैंने एक नॉर्मल स्प्रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर देता हूं, तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ है, तो क्या होगा, एक फोर्स इसके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो तो बाहर की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है और एकदम से रिलीज कर देता हूँ, तो क्या अपने आप आ जाता है, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ तो एक नई फोर्स प्रोड्यूस होती है अंदर की तरफ, जो कि लगती है अंदर की तरफ। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोला जाता है इसको, स्प्रिंग फोर्स, जो अंदर की तरफ इसको एक्ट करती है, ठीक है। और इसको बोला जाता है और रेस्टोरिंग फोर्स। इसके बारे में आप आगे हाई क्लासेस में पढ़ोगे। और क्या बोलते हैं इसको हम, रेस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नली, मैं खुद लगा रहा हूं इसके ऊपर फोर्स, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स खुद लगा रहे हैं, तो मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग में क्या हो रहा है, एक नई फोर्स डेवलप हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स बोला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको यहां से रिलीज कर देता हूं, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगा। जैसे आपने स्प्रिंग में देखोगा, स्प्रिंग को खींचते और छोड़ते हो तो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं, ये तो स्ट्रेच किया था, अगर मैं इसको मान लो कंप्रेस कर देता हूँ इस तरीके से, दबाया हुआ मैंने इस फोर्स को, ठीक है, इसके ओरिजिनल पोजीशन से इसको अंदर की तरफ प्रेस किया हुआ मैंने, तो क्या होगा,
इसको मैंने फोर्स अंदर की तरफ लगाई, यानी कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एक्सटर्नल फोर्स होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो एक एक्सटर्नल को फोर्स इसके अंदर डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग फोर्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। ये क्या करेगी, इसको बाहर की तरफ लेके जाएगी। अगर मैं स्प्रिंग को इस तरह से स्क्वीज कर देता हूँ तो एकदम से छोड़ दो तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्सेस की वजह से होता है ये सब, ठीक है। सो दिस वन इज द स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट वन इज द टेंशन। अब आ जाती है टेंशन की बात। टेंशन जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है दैट विल बी इन केस ऑफ द स्ट्रिंग्स। जो हमारे पास रस्सी वगैरह होती है उस केस में जो टेंशन प्रोड्यूस होती है फोर्स, उसको हम बोलते हैं टेंशन, ठीक है। मान लो एक मेरे पास दीवार है ये, ठीक है, दीवार के साथ मैंने एक रस्सी को बांध दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग को बांधा हुआ है मैंने, और जहाँ से मैं कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इसको मैंने फोर्स अप्लाई की है इसको बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में क्या होता है, स्लाइड नहीं रहती है, स्लैग मतलब ढीलापन नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एकदम से स्ट्रेच हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग जो है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक नई फोर्स डेवलप हुई है विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सस्पेंशन, ठीक है। किसकी तरफ पॉइंट आउट होती है, सस्पेंशन की तरफ। यहाँ पे जहाँ पे मैंने बांधा वो उस डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। और ये टेंशन फोर्स जो किस केस में डेवलप होती है, इन केस ऑफ द स्ट्रिंग। कोई भी जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें ये टेंशन फोर्स जो वो डेवलप होगी, ठीक है। स्ट्रिंग किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे हम जो नॉर्मल स्ट्रिंग्स लेते हैं, रस्सियाँ वगैरह जो होती हैं नॉर्मल होती हैं, उनमें भी डेवलप होती है, या आयरन की होगी, नॉन स्ट्रेचेबल जो होगी, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द टेंशन फोर्स विच प्रोड्यूस इन केस ऑफ द स्ट्रिंग की। जब मैं रस्सी को पकड़ के पीछे की तरफ धकेलूंगा तो उसके अंदर एक नई फोर्स डेवलप होगी विच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। So this one is all about the types of the forces.